गुड इवनिंग भक्तजनों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब सुरक्षित होगे, हेल्थी होगे। बायोटेक बाबा के आपके इस चैनल में मैं सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हमने पुरानी वीडियो में आपने देखा, हम सेल और बहुत सारी चीज़ों के बात कर चुके हैं। इससे पहले हमने सेल वॉल की बात करी थी और अब हम आगे की वीडियो में जो सेल में डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, जितने महत्वपूर्ण भाग होंगे उन सभी की बात करेंगे। तो ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए हम शुरू करते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर हम नॉर्मल एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या क्या। तो सबसे पहले हम देख लीजिए, हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स और लाइसोसोम। ये सब सेल ऑर्गेनल्स हैं। इनके बारे में हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो वैसे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही थी, अगर मैं इन सबको एक ही साथ लूँगा तो ना तो आप देखेंगे, तो ना आपको इंटरेस्ट आएगा, ना वो करेंगे। तो मैं सोच रहा था कि हर एक चीज़ को एक एक लेके वीडियो बनाई जाए, जितना ना कि आपको ज़्यादा समझ में दिक्कत हो, ना मुझे बनाने में ज़्यादा समय लगे। और एक चाय पीते पीते या फिर किसी कुछ भी करते हुए आप देख सकते हैं वीडियो को। आपको एंजॉय करते हुए देखो तो बिल्कुल हर चीज़ समझ में आएगी। तो सबसे पहले आज हम जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे आज हम सही से समझाने के लिए, ज़्यादा वो ना करते हुए। सबसे पहले लेंगे हम न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस का हम अध्ययन करेंगे आज कि न्यूक्लियस क्या है। सेल ऑर्गेनल सबसे महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो सेल जो है सबसे, जो न्यूक्लियस है सेल का सबसे महत्वपूर्ण भाग, वो क्या है? न्यूक्लियस। ठीक हो गया। तो न्यूक्लियस क्या करता है? ये सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल है। ऊपर लिखा है ना, सबसे पहला पॉइंट इधर कि न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल। सबसे बड़ा सेलुलर ऑर्गेनल है। और न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होंगी ना, वो इसी न्यूक्लियस के अंतर्गत में होती है और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ये क्या करेगा? ये बहुत सारी चीज़ें काम करता है। इसको एक टैब से हम देख सकते हैं। सेल का अगर हम कहें तो मेन हेड है ये। सेल का मैनेजर, सेल का मैनेजर, ये क्वेश्चन आया भी है, सेल का मैनेजर किसको कहा जाता है? सेल का मैनेजर होता है न्यूक्लियस। ये क्वेश्चन वो कर लीजिए। तो न्यूक्लियस, अगर क्वेश्चन आता है कि सेल का मैनेजर किसको कहा जाता है, तो वो कहेगा न्यूक्लियस को। क्योंकि ये क्या करता है? इट कैन कंट्रोल ऑल वाइटल एक्टिविटीज़। ठीक है। तो सबसे पहले न्यूक्लियस की जो खोज करी थी वो थे रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक हो गया। 3 पॉइंट क्लियर हो गए। अब चौथा पॉइंट है न्यूक्लियस कैन डू द रेगुलेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सेल। ये क्या करेगा? ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेगुलेशन करेगा। ठीक हो गया। इन न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट एंड इट कैन कंट्रोल हेरिडिटरी सिम्टम्स। हेरिडिटरी सिम्टम्स मतलब जो हमको पैतृक गुण मिलते हैं ना, उनको कंट्रोल करने का काम करेगा, इधर से उधर ट्रांसफर करने का काम करेगा। तो नॉर्मल न्यूक्लियस की अगर हम बात करते हैं तो एक कोशिका में तो एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक हो गया। और बहुत सारे प्लांट हैं, बहुत प्लांट हैं जिसमें एक से अधिक भी न्यूक्लियस पाया जाता है। जैसे कि ग्रीन एल्गी हो गई, और एक प्लांट है क्लेडोफोरा हो गया, इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक हो गया। और फिर है कि अधिकतर जो भी वाइटल एक्टिविटीज होंगी, मतलब जैविक क्रियाएं होंगी, वो कोशिका द्रव्य में होती हैं। कोशिका द्रव्य से मेरा मतलब है, एक मिनट, हाँ, कोशिका द्रव्य से मेरा मतलब है कोशिका द्रव्य मतलब ये जो लिक्विड जैसा है ना, ये जो लिक्विड जैसा भरा है इसके अंदर ही, ये सब कोशिका द्रव्य है, लिक्विड जैसा। ये सब, ये सारी की सारी जैविक क्रियाएं होंगी कोशिका द्रव्य में होती हैं यहाँ, इसी के अंदर ये सब के सब। लेकिन जो सभी क्रियाएं जो होती हैं, जो कोशिका द्रव्य में होती हैं, जो मेन न्यूक्लियस है वो इन सारी की सारी एक्टिविटीज को, इन क्रियाओं को कंट्रोल करने का काम करेगा। मतलब बागडोर जो है अपने हाथ में रख लेगा। कोई भी एक्टिविटी हो रही है इसके अंदर, कुछ भी एक्टिविटी अगर चल रही है, वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंडर में होगी? न्यूक्लियस के अंडर में होगी, अपनी देख रेख में करेगा। इसीलिए इसको मैनेजर कहा जाता है। सेल का मैनेजर इसको इसीलिए कहता है क्योंकि ये क्या करता है? इस सभी क्रियाओं को केंद्रक जो करता है, संचालित करता है खुद ब खुद, अपनी नजरों के सामने खुद ही करवाएगा अपने हिसाब से। और केंद्रक का अगर हम एक नॉर्मल काम की बात करें तो इसका क्या काम होता है? जो हमको कोई भी पेरेंटल कैरेक्टर मिले हुए हैं, हमारे जो पैतृक गुण हैं, वो नई जनरेशन में भेजने का काम करेगा न्यूक्लियस।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो मैंने क्या क्या कहा, न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, 1831 में। इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ सेल, ठीक हो गया। और एक कोशिका में एक ही न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल, ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक हो गया। फिर क्या कहा, इट कैन कंट्रोल वाइटल एक्टिविटी, और जो भी अधिकतर ये वाइटल एक्टिविटी होंगी कहाँ होंगी, ये होंगी आपकी किसमें, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, जितनी भी होंगी सब वाइटल एक्टिविटी। और उन सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, न्यूक्लियस, ठीक हो गया। अब हम इस नॉर्मल केंद्रक की इस चित्र के माध्यम से जो बताया गया ना स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में, इसमें अगर इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं तो केंद्रक में 70% क्या होता है, प्रोटीन होता है। 70% क्या होता है, प्रोटीन। और फिर उसके बाद बात आती है फॉस्फोलिपिड की। फॉस्फोलिपिड होता है 3 to 5%। फिर आता है डीएनए और आरएनए। डीएनए होगा अपना 10% और आरएनए होगा 2 to 3%। तो केंद्रक का कंपोजिशन क्या बताया मैंने, प्रोटीन कितना बताया 70%, फॉस्फोलिपिड बताया 3 to 5%, डीएनए बताया 10% और आरएनए बताया 2 to 3%। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूक्लियस की। हम न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट की बात करेंगे, हम क्या क्या मुख्य भाग होते हैं इसके। तो सबसे पहले ये 4 पार्ट हैं। एक है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस, ठीक होगा। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हो ना, बाहर वाली लेयर है ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखा है, बाहर वाली लेयर को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये 2 लेयर की बनी हुई होती है। इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर अगली स्लाइड में दिखाऊंगा आपको मैं। ये 2 लेयर की बनी हुई होती है, इसको बोलते हैं लिपोप्रोटीन। लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये 2 लेयर की बनी हुई होती है। ये देखिए, ये लिखा ना, ये है ये वाली जो कह रहा हूँ ना मैं आपसे, ये है, ये जो मोटी सी लेयर होगी, ये कहते हैं इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दो चीज़ों की बनी हुई होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई होती है, ठीक है। और फिर बात आती है किसकी, न्यूक्लियोप्लाज्म की। इसके अंदर हमने क्या बताया, ये जो लिक्विड जैसा है, सारी वाइटल एक्टिविटी क्या इसके अंदर होंगी, इसी के अंदर होंगी। इसमें न्यूक्लियोलस प्लस क्रोमेटिन और राइबोसोम्स और क्रोमोसोम्स सब के सब इसी के अंदर धसे हुए रहते हैं। जो धागे जैसे दिख रहे हो आप, वो मोटे मोटे छल्ले जैसे ये भी दिख रहे होंगे, ये ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, ये सब चीज़ें, ये क्रोमोसोम है, जो धागे जैसे दिख रहे हैं आपको, इनको क्रोमेटिन कहते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल सेव रहता है अपना, ठीक है। अब फिर क्या बताइए, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर। क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, ये जो धागे नुमा संरचना है क्रोमेटिन की बनी हुई होती है ना, ये क्रोमेटिन क्या करेगा, इधर उधर जो हमारा जितने भी जेनेटिक सूचनाएं, मतलब हमारे जो पैतृक गुण हैं, उनको इधर उधर ट्रांसफर करने का काम करेगा। और यही जो क्रोमेटिन है बाद में सिकुड़ करके क्रोमोसोम का रूप लेते हैं। बाद में जब ये सिकुड़ जाएंगे, ये क्रोमोसोम का रूप लेंगे। फिर एक जो फिर जो अगला है, क्रोमेटिन स्ट्रक्चर हो गया। फिर है न्यूक्लियोलस। ये जो न्यूक्लियोलस दिख रहा है ना आपको, ये न्यूक्लियोलस क्या करेगा, इसकी खोज जो करी थी सबसे पहले फोंटाना ने करी थी 1781 में। किसने करी थी, फोंटाना ने। और बोमेन ने 1840 में इसको न्यूक्लियोलस बोला था। फोंटाना ने 1781 में इसकी खोज करी थी और बोमेन ने क्या कहा था, इसको न्यूक्लियोलस नाम दिया था। वैसे तो एक सेल, मतलब एक उसमें कोशिका में या उसमें एक केंद्रक में एक ही न्यूक्लियोलस होगा, लेकिन कभी कभी एक केंद्रक में 2 या 2 से अधिक केंद्रिकाएं भी पाई जाती हैं। जैसे कि ना वो देख रखा हमने, प्याज के केंद्रक में, प्याज के न्यूक्लियस में क्या कहते हैं, 4 न्यूक्लियोलाई होती हैं। और इस न्यूक्लियोलस में आपके क्या कहते हैं, इनका जो कंपोजिशन है, इस न्यूक्लियोलस में इसका कंपोजिशन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 10% आरएनए, 85% प्रोटीन, 5% डीएनए, ये सब प्रेजेंट होता है। ये न्यूक्लियोलस है, ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, ये आप सही से देख सकते हैं। आई होप आप ये सही से समझ गए होंगे। तो आज हमने जो बात करी नॉर्मल, वो हमने क्या करी थी,
एक सेल ऑर्गेनल्स देखे थे हमने, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल के बारे में हम भविष्य में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज हमने बात करी थी किसकी, न्यूक्लियस की बात करी थी। हमने क्या कहा था कि न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने करी थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। और न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट सेलुलर ऑर्गेनल। न्यूक्लियस कंटेन डीएनए, द रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। सीधी बात, ये क्या करेगा, इट कैन कंट्रोल वाइटल एक्टिविटी। वाइटल एक्टिविटी कंट्रोल करने के कारण इसको क्या कहेंगे, सेल का मैनेजर कहते हैं। न्यूक्लियस कैन डू रेगुलेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन सेल। ठीक हो गया। इन न्यूक्लियस डीएनए इज प्रेजेंट एंड इट कैन कंट्रोल हेरिडिटरी सिम्टम्स। ठीक हो गया। फिर हमने क्या क्या बात करी थी कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ कुछ पौधों में एक से अधिक न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि पौधों के केस में, हाँ, सिर्फ एक है ग्रीन एल्गी, फिर है क्लेडोफोरा। ठीक होगा। और अधिकतर जो भी वाइटल एक्टिविटी होंगी ये सब कहाँ होंगी, ये होंगी न्यूक्लियोप्लाज्म में। ये न्यूक्लियोप्लाज्म में, अब न्यूक्लियोप्लाज्म में कोई भी एक्टिविटी हो रही हो, किसके अंडर में कौन देखेगा इन सब चीज को, ये पूरा न्यूक्लियस देखेगा उसको, सारी एक्टिव, इसलिए उसको सेल का मैनेजर भी कहते हैं। ठीक हो गया। और मेन न्यूक्लियस का मुख्य कार्य क्या है, जो हमारे पैतृक गुण हैं यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर हैं, उनको नई जनरेशन में भेजने का काम करेगा, इधर उधर ट्रांसफर करने का काम करेगा। फिर केंद्रक में हमने क्या बताया, इसका कंपोजिशन क्या बताया था, प्रोटीन 70%, फॉस्फोलिपिड 3 to 5%, डीएनए बताया था 10% और आरएनए बताया था 2 to 3%। इतना बताया था। फिर डिफरेंट पार्ट हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी हुई होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, लिपोप्रोटीन कहते हैं जिसको। फिर ये न्यूक्लियोप्लाज्म बताया था, इसमें आपके क्रोमेटिन धसा हुआ रहेगा, ये न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन होगा, क्रोमोसोम हो गए। यही क्रोमेटिन जो धागे रूपा संरचना है, ये सिकुड़ करके बाद में क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक हो गया। न्यूक्लियोलस की खोज किसने करी थी, फोंटाना ने 1781 में। और बोमेन की 1840 में क्या इसको न्यूक्लियोलस कहा था इसको। तो ये चीज़ें हमने आज की वीडियो में जानने की कोशिश करी पूरी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और आगे की वीडियो में हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।